नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल टेक्निकल जॉब ज्ञान में। तो फ्रेंड्स, आज की डेट में यानी कि 30 अक्टूबर को एनसीईआरटी का जो एग्जाम है उस एग्जाम का अपन आज विश्लेषण करने वाले हैं। खास तौर से जो इलेक्ट्रिकल वाले बच्चे और जो इलेक्ट्रिशियन वाले बच्चे हैं, यानी कि डिप्लोमा इलेक्ट्रिकल वाले और आईटी इलेक्ट्रिशियन वाले जो बच्चे हैं, उनका जो पेपर हुआ था उसका विश्लेषण करने वाले हैं। काफी सारे प्रश्न है मेरे पास में दोस्तों, 30-40 प्रश्न है जो कि टेक्निकल के मेरे पास में अलग अलग बच्चों ने दोनों शिफ्टों से सेंड किए हैं। तो अपन बात करेंगे किस टाइप का आपका पेपर आया था, पेपर के अंदर कौन कौन से प्रश्न आए थे। उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि इसका लेवल किस हिसाब से रहा है, मतलब क्या लेवल रहा है, क्योंकि यूट्यूब पे मैंने भी काफी सारे वीडियो देखे हैं, उनमें अलग अलग थंबनेल के अंदर कहीं कुछ लिख रखा है, कहीं कुछ लिख रखा है, तो अलग अलग चीजें बता रही है। लेकिन यहाँ पे अपन पेपर का लेवल अच्छी तरीके से प्रश्नों के साथ में देखेंगे। उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि इसका लेवल है वो पेपर का किस टाइप का रहा है, और उसके बाद में एक्सपेक्टेड कट ऑफ के बारे में भी आपको जानकारी देने वाला हूँ। तो चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले अपन बात कर लेते हैं आपके प्रश्नों के बारे में, किस किस टाइप से आपके प्रश्न है वो पूछे गए थे। ठीक है, यहाँ पे जो प्रश्न है दोस्तों, कोई प्रश्न इस प्रकार का भी हो सकता है जिसका जो आपका ऑब्जेक्टिव है यानी कि एबीसीडी उसके अंदर कोई मिस्टेक हो या उस पर आधारित प्रश्न भी हो सकते हैं। तो मैं आपको जो बच्चों ने प्रश्न बताए वो आपको प्रश्न बताने वाला हूँ। सबसे पहले देखिए, नंबर 1 पे जो इन्होंने प्रश्न बताया, चालकों में धारा का प्रवाह होता है। चालकों में धारा का प्रवाह किसके कारण होता है, तो यहाँ पे इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा, चालकों के अंदर जो आपका धारा का प्रवाह होता है वो होता है इलेक्ट्रॉन्स के कारण। ठीक है, अर्धचालकों के अंदर इलेक्ट्रॉन और होल दोनों की वजह से धारा का चालन होता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका इलेक्ट्रॉन्स, यानी कि चालकों के अंदर धारा का प्रवाह इलेक्ट्रॉन्स की वजह से होता है। उसके बाद में फिट इंडिया की शुरुआत किसने की, तो ये आपका एक जीके का प्रश्न था, इसका आंसर था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। उसके बाद में अगला एक प्रश्न है दोस्तों, यहाँ पे फ्रीक्वेंसी दे रखी है और नंबर ऑफ फॉल आपको ज्ञात करना है। यहाँ पे 60 हर्ट्ज आपको फ्रीक्वेंसी दे रखी है। ठीक है, उसके बाद में नंबर ऑफ फॉल है भी आपको ज्ञात करना था। तो इसका ज्ञात करने का फॉर्मूला है आपका, ये फॉर्मूला हो जाएगा, यानी कि ये आपकी सिंक्रोनस स्पीड है। यहाँ पे आप 60 हर्ट्ज आप फ्रीक्वेंसी रख देना, 120 से मल्टीप्लाई कर देना, आपका राइट आंसर आ जाएगा। उसके बाद में जो आपका अगला प्रश्न है, यदि एक संधारित्र 5 वोल्टेज पर 0.1 कूलाम आवेश संग्रहित करता है, यानी कि 0.1 कूलाम है वो 5 वोल्टेज पे संग्रहित कर रहा है, तो वोल्टेज की वैल्यू आपकी यहाँ पे V बराबर आ गई 5 वोल्टेज, और जो C की वैल्यू वो आ गई 0.1 कूलाम। तो इस पे आपको क्या ज्ञात करना था, इसकी धारिता ज्ञात करनी थी। ठीक है, सॉरी, यहाँ पे आपका चार्ज आ गया। ठीक है, ये धारिता थी आपको ज्ञात करनी थी। तो C बराबर Q/V इसका फॉर्मूला होता है। तो 0.1 बटे आप 5 करोगे तो यहाँ पे आपका राइट आंसर आ जाएगा 0.02 फेरेड। ठीक है, ये इसका राइट आंसर आ जाएगा। उसके बाद अगला प्रश्न था, फ्यूज किस सिद्धांत पर काम करता है, तो हीटिंग इफेक्ट होता है, जो तापीय प्रभाव होता है, तापर प्रभाव होता है, उसमें प्रभाव होता है, उस पे आपका फ्यूज होता है वो काम करता है। उसके बाद अगला प्रश्न था, इलेक्ट्रिक मशीन की ओवरलोड से सुरक्षा के लिए किस युक्ति का प्रयोग किया जाता है, तो इसके अंदर आपका फ्यूज होता है उसका प्रयोग किया जाता है इलेक्ट्रिक मशीन को ओवरलोड से बचाने के लिए। ठीक है, उसके बाद में आपका एक अगला प्रश्न था, रेजिस्टेंस से संबंधित प्रश्न था, जिसके अंदर इन्होंने बता रखा है, एक तो आपका 5 ओम का रेजिस्टेंस है, और उसके बाद में एक 2 ओम का रेजिस्टेंस है, और एक आपका 5 ओम का रेजिस्टेंस है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए इनका कॉम्बिनेशन किस हिसाब से था प्रश्न के अंदर, उसका पूरी तरीके से पूरा नॉलेज नहीं है, लेकिन मैं आपको बता दूंगी, अगर ये तीनों सीरीज के अंदर उन्होंने बता रखे तब तो आपको क्या करना होगा, 5 + 2 + 5 आपको जोड़ देना। ठीक है, 12 ओम आ जाएगा। और उसके बाद अगर देखिए ये कॉम्बिनेशन जो इन्होंने बता रखा है, ये अगर पैरेलल के अंदर है और ये पैरेलल वाला कॉम्बिनेशन अगर इसके सीरीज में है, तो आपको क्या करना होगा कि 2 और 5 है, इनको तो पैरेलल कॉम्बिनेशन के हिसाब से आपको सोल्व करना होगा। ठीक है, ये आपका पैरेलल कॉम्बिनेशन हो गया, प्लस आपका जो 5 है ये आपका सीरीज में हो गया, तो इसको आप सोल्व कर लेना, आपका राइट आंसर आ जाएगा। उसके बाद में आपका अगला प्रश्न है दोस्तों, थ्री फेज मोटर सेल्फ स्टार्ट होती है या नहीं होती है, तो 3 फेज मोटर होती है वो सेल्फ स्टार्ट होती है, क्योंकि इसके अंदर रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड होता है, जिसकी वजह से सेल्फ स्टार्ट होती है। उसके बाद अगला प्रश्न था, HRC फ्यूज का उपयोग, तो पूछा है भी कहाँ पे इसका प्रयोग किया जाता है, जहां पे हाई करंट होता है वहां पे HRC फ्यूज का प्रयोग किया जाता है। हाई करंट अगर आपके ऑप्शन में नहीं था तो उच्च लोड यानी कि हाई लोड है वो भी आप इसका राइट आंसर कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद में अगला प्रश्न था, शुष्क सेल में किस विद्युत अपघट्य का प्रयोग किया जाता है, शुष्क सेल जो होता है ड्राई सेल, उसके अंदर विद्युत अपघट्य जो होता है, इलेक्ट्रोलाइट जो होता है, जो लिक्विड होता है, वो किस टाइप का लिक्विड रहता है, तो उसके बारे में इन्होंने पूछा है। चलिए, शुष्क सेल में किस विद्युत अपघट्य का प्रयोग किया जाता है, NH4Cl
NH4Cl प्लस MnO2 प्लस 2NCl2। ठीक है, विद्युत अपघट्य इलेक्ट्रोलाइट है। उसके बाद अगला प्रश्न था ओम के नियम के अनुसार प्रतिरोध का मान क्या होगा। RVI के हिसाब से इन्होंने प्रतिरोध का मान पूछा था, तो R बराबर V/I, बिल्कुल सिंपल प्रश्न है। उसके बाद अगला प्रश्न था मोटर में दो कॉइल के बीच की जो दूरी होती है उसको अपन क्या बोलते हैं। दो कॉइल के बीच की दूरी पूछी है, तो दो कॉइल के बीच की जो दूरी होती है उसको अपन बोलते हैं कॉइल पिच। ठीक है, दो कॉइल के बीच की दूरी होती है कॉइल पिच। उसके बाद में पूछे आपका एक प्रतिरोध का कलर कोड पूछा था उन्होंने। ठीक है, तो प्रश्न क्या है उसके बाद में एग्जैक्ट पता नहीं है, कलर कोड पूछे है। उसके बाद है डीसी जनरेटर को किस काम में लेते हैं, तो इसको बूस्टर के रूप में अपन काम में लेते हैं। अगला प्रश्न था चट्टानी इलाकों में कौन से टाइप की अर्थिंग प्रयोग की जाती है, तो रोड टाइप की जो अर्थिंग होती है, रोड टाइप की जो अर्थिंग होती है उसको प्रयोग में लेते हैं। ठीक है, अगला जो प्रश्न है आपका आईएस नियम के अनुसार अर्थिंग तार का रंग किसका होता है, तो आप सभी को पता है ग्रीन, हरा रंग होता है। ठीक है, अर्थिंग का। उसके बाद में अगला जो आपका प्रश्न है लेम्बर्ट का कोज्या नियम। लेम्बर्ट का कोज्या नियम आपसे पूछा है, इसके अंदर लेम्बर्ट का कोज्या नियम क्या होता है, जो प्रतिदीप्ति वाला जो इल्यूमिनेशन वाला जो टॉपिक है वहां से ये प्रश्न आया। तो इसके अंदर क्या होता है, ऊर्जा जो होती है E समानुपाती I, यानी कि करंट D इंटू कोस फाई। ठीक है, ये जो एंगल होता है ये होता है आपका प्रकाश ऊपर से आता है तो ये सरफेस के साथ में कितना एंगल बना रहा है, ये आपकी धारा हो गई, ये आपका क्रॉस सेक्शन एरिया हो गया, ये आपकी ऊर्जा हो गई। तो लेम्बर्ट का कोज्या नियम होता है E समानुपाती I/D की पावर 2 इंटू कोस फाई। अगला जो आपका प्रश्न था हथौड़े से चोट मारते समय हथौड़े का कौन सा भाग कील या अन्य पुर्जों पर प्रहार करता है, यानी कि हथौड़े का अगला जो होता है उसके बारे में पूछा। तो हथौड़ा का जो फेस होता है वो हमेशा चोट मारता है। अगला प्रश्न था नरम सोल्डर व हार्ड सोल्डर का तापमान कितना होता है, तो नरम सोल्डर होता है उसका तो रहता है आपका 450 डिग्री सेंटीग्रेड से कम रहेगा, और जो हार्ड सोल्डर होगा उसका आपका 450 डिग्री सेंटीग्रेड से ज्यादा होगा। ठीक है, ये एक प्रश्न था। उसके बाद में अगला प्रश्न है निकिल आयरन सेल में इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है, चालक होता है या अचालक होता है, तो अचालक होता है। उसके बाद में एक दक्षिण चीन सागर से संबंधित या दक्षिण चीन महासागर से संबंधित जीके का प्रश्न पूछा गया था, पूरा प्रश्न मेरे पास में वो नहीं है। उसके बाद अगला प्रश्न था अगस्त 2021 में ओलंपिक खेल में 2 पदक किस महिला ने जीते, तो भारत की महिला के बारे में पूछा। अगस्त 2021 के ओलंपिक में अवनी लेखरा थी, उसने 2 पदक जीते थे। अगला प्रश्न है VIR तार का उपयोग कितने वोल्टेज के लिए किया जाता है, तो VIR होता है उसका जो फुल फॉर्म होती है वैल्कनाइज्ड इंडियन रबड़। ठीक है, VIR वल्कनाइज्ड इंडियन रबड़ इसकी फुल फॉर्म होती है। उसकी देखिए अगर इसकी अपन रेंज की बात करें तो 250 वोल्टेज से कम रेंज के लिए इसका अपन यूज करते हैं, लेकिन अभी इसका जो यूज होता है वो लगभग खत्म हो गया। वोल्टेज रेंज के अंदर आप 250 वोल्टेज बोल सकते हो, और वैसे सीधा बोलो तो निम्न वोल्टेज रेंज के लिए VIR का उपयोग किया जाता है। अगला जो आपका एक प्रश्न था ओम इनवर्स किसकी यूनिट है। ठीक है, ओम इनवर्स किसकी यूनिट है, ओम इनवर्स ये किसकी यूनिट है, तो ओम का उल्टा ओम है, ओम इनवर्स है, यानी कि ओम इनवर्स का मतलब हो गया आपका उल्टा महो हो गया। ठीक है, और महो किसकी यूनिट होती है, महो होती है आपकी कंडक्टेंस की। ठीक है, तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा ओम इनवर्स का कंडक्टेंस। तो ये कुछ मेरे पास में प्रश्न थे जिसके बारे में जो कि मुझे अलग अलग स्टूडेंट ने सेंड किए हैं। ये अलग अलग आपकी पहली और जो दूसरी शिफ्ट है दोनों के मिलाकर के मिक्स प्रश्न थे। ठीक है, तो इस टाइप के प्रश्न थे। अभी आप अंदाज लगा सकते हो कि पेपर का लेवल था वो किस टाइप का था। बहुत सारे यूट्यूबर में आपको बताऊं कि अच्छे अच्छे जो लोग हैं उन्होंने भी जो यूट्यूब पे वीडियो वगैरह अपलोड कर रखे हैं, उन्होंने अपने थंबनेल के अंदर इस तरह की चीजें लिख रखी है, जैसे कि सबसे ऊपर ही थंबनेल में लिख के बता रखे हैं इस टाइप का पेपर आया कि आप सभी फेल होंगे। तो देखिए दोस्तों, अगर इस पेपर के अंदर भी उनके पढ़ाए हुए बच्चे फेल होते हैं तो मेरे हिसाब से उनका कोचिंग करवाने का कोई मतलब ही नहीं है। जुगल सर करके इस टाइप के जो सर है उन्होंने अपना जो वीडियो है उस थंबनेल के अंदर ऊपर ही पर मेंशन कर रखा है 1 घंटा पहले कि पेपर का ये लेवल आया सभी फेल होंगे। तो इस टाइप का अगर आप पढ़ा रहे हो कि इस पेपर के अंदर ये सभी फेल होंगे तो आपका कोचिंग करवाने का कोई मतलब ही नहीं है। इस पेपर का जो लेवल है दोस्तों, ज्यादा से ज्यादा आप यहाँ पे मीडियम लेवल है, आप इसको आंक सकते हो।
टफ लेवल का पेपर नहीं था, मीडियम लेवल था। यहाँ से यहाँ पे मैंने आपको 30-35% तो बता दिए है, तो इससे आप लेवल इसका अंदाज लगा सकते हो। मेरे हिसाब से इसका जो लेवल था मीडियम लेवल था। कंपटीशन एग्जाम में थोड़े बहुत टफ पर्सन तो आएंगे ही आएंगे। उसके बाद में जो नॉन टेक्निकल का आपका जो पोर्शन था, मैथमेटिक्स थी, रीजनिंग थी, जीके था, हिंदी, इंग्लिश वगैरह, तो वो था, उसका भी जो आपका लेवल था वो मीडियम था। उसके अंदर रीजनिंग थी, उसके अंदर थोड़ा सा टाइम लगने वाला था, मैथ थी, उसके अंदर थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग थी, बाकी चीजें कोई टफ नहीं थी। तो ऑल ओवर इसको मैं मीडियम बोलूंगा। उसके बाद में बात आती है कि सर इसकी कट ऑफ कितनी रह सकती है। देखिए 100 नंबर का आपका पेपर था, 100 पेपर था जिसके अंदर 50 आपके टेक के थे और 50 आपके नॉन टेक के थे, ठीक है। 50 टेक्निकल थे, 50 नॉन टेक्निकल थे। तो यहाँ पे देखिए कंपटीशन काफी है, सीटें हैं वो भी ज्यादा नहीं थी, ठीक है। तो यहाँ पे मैं आपको बताऊं अनरिजर्व कैटेगरी के लिए जो डिप्लोमा वाले जो बच्चे हैं उनके लिए, और जो आईटी वाले बच्चे हैं, टेक्नीशियन वाली और एसोसिएट वाले जो दूसरी एक वैकेंसी डिप्लोमा वालों के लिए, उन दोनों के लिए मैं यहाँ पे बता रहा हूँ कि आपकी जो कट ऑफ है अनरिजर्व कैटेगरी के लिए 70%, 70 नंबर मान लो, चाहे 70% मान लो, क्योंकि 100 नंबर का आपका पेपर था। तो 70% के आसपास में आपकी जो कट ऑफ है वो जा सकती है, इससे नीचे नहीं जाएगी। इससे 70 से आपकी 72 हो सकती है, 74 हो सकती है, 75 हो सकती है। तो अनरिजर्व कैटेगरी के लिए आप 70 आप इसका जो कट ऑफ है वो मान सकते हो। ओबीसी के लिए 3-4 नंबर कम, एससी एसटी के लिए 7-8 नंबर तक कम जा सकती है। तो ये आपका एनसीईआरटी का पेपर था। आपका किस हिसाब का पेपर गया उसके बारे में नीचे आप कमेंट करके मुझे बता सकते हैं। मेरे हिसाब से मीडियम लेवल का पेपर था, 70% तक इसकी कट ऑफ है वो जा सकती है। तो आज की इस वीडियो के अंदर बस इतना ही। आई होप कि आपको सारी चीजें समझ में आ गई होगी। सारी चीजें समझ में आ गई, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ में इस वीडियो को शेयर जरूर कर देना। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक, जय हिंद।